Good morning, everyone. Welcome to ambitiousbaba.com. हेलो। आज का टॉपिक, अच्छा हॉट टॉपिक, रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू शेयर डिटेल्स फॉर 20 लाख करोड़ रुपीज पैकेज। कल यस्टरडे मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक बूस्टअप करने के लिए पैकेज अनाउंस किया था, और उसका डिटेल देने के लिए आज फिनांस मिनिस्टर अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आकर उसको डिकोड की। और इसको अब हम लोग आज डिकोड करेंगे कि क्या पैकेजेज अनाउंस हुआ है और कैसे इंडियन इकॉनमी पे ये इफेक्ट करेगा, कौन कौन से सेक्टर्स को ये इफेक्ट करेगा। मैं इसको डिकोड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसे एक जगह समराइज करके समझते हैं कि क्या है वो 20 लाख करोड़ का पैकेज और किस किस एरिया को इफेक्ट करेगा और कैसे इसे इकॉनमी बूस्टअप होगी। ठीक है। उससे पहले समझ जाने से पहले एक चीज़ देखते हैं। इंडिया 10%, यहाँ पे इंडिया 10% दिख रहा है, इसका मतलब कि इंडिया अपने 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट की है इस इस इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए। कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम में 10% ऑफ इंडियन जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस इकोनॉमिक बूस्टअप इन द डिफरेंट सेक्टर्स। बहुत सारे वर्ग में, बहुत सारे एरिया में इंडिया ने जो है अपने 10% को इन्वेस्ट किया है, जीडीपी को इकोनॉमी बूस्टअप करने के लिए अनाउंस किया है कल मोदी जी ने। इंडिया का जीडीपी आईएमएफ के साइट पे कितना है? 3 ट्रिलियंस। 3 ट्रिलियंस मतलब कितना हुआ? 200 लाख करोड़। 10% कितना हुआ? 20 लाख करोड़। सो 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें बहुत पॉलिटिकल व्यू भी हैं लोग, अपोजिशन पार्टी की और भी लोगों के, कि 20% से 50% करना चाहिए, 10% से नहीं होगा। वो सब चीज़ें हम लोग रहने देंगे, हम लोग को सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स देखने हैं। ठीक है। देखो, जितनी भी कंट्री यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, 21% मैक्सिमम जापान ने किया है, 13% जीडीपी यूएस ने इन्फोर्स किया है अपने में। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इस लिस्ट में इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में खड़ा है। ठीक है ना। ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है। मोस्ट ऑफ द कंट्री आर द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में ये इंडिया 10%, 10% इट्स ए इनफ, इट्स ए गुड अमाउंट टू स्पेंड, गुड अमाउंट टू इन्वेस्ट। ओके, इकोनॉमी बूस्टअप पे। तो हम लोग बस इस चीज़ को देखेंगे। आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये नोट करोगे। आज की जो अनाउंसमेंट है निर्मला सीतारमन जी ने, आज जो डिटेल आया, और 4 o'clock उन्होंने इवनिंग में इस पूरे डिटेल के पूरे पैकेजेस को डिटेल में डिस्क्राइब किया और समझाया कि कैसे कैसे किस सेक्टर्स में करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई, एनबीएफसीज, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्सेस पे कॉन्ट्रैक्टर्स को एक राहत देने का काम किया है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिफॉर्मल चेंजेस अगर आप देखोगे तो एमएसएमई के लिए उन्होंने 6 तरीके के, 6 मेजर रिफॉर्मल चेंजेस के लिए बोला है। 3 रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, 3 रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। अभी क्या क्या है उसको आगे देखेंगे। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए दो दो चेंजेस हैं। एनबीएफसी के लिए दो कंट्रीब्यूशन हैं। एमएफआई के लिए दो कंट्रीब्यूशन हैं। डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सारे सेक्टर्स में चेंज किया है। कल मोदी जी ने क्या बोला था? इस बोला था कि हमारे कंट्री के 5 मेन पिलर क्या क्या हैं? इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेमोग्राफी और डिमांड्स। ये हमारे 5 जो हैं मेजर पिलर हैं इंडिया को। और उन्होंने क्या बोला था? इन सब चीज़ों को, बात को ध्यान रखते हुए, इन सारे रिफॉर्मल चेंज करने से मेन फ़ायदा क्या होगा? इंडिया को सेल्फ रिलायंट इंडिया होना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की निर्माण। ठीक है। यही ना मेन कंसेप्ट, यही है ना। और आज आज निर्मला सीतारमन जी ने भी क्या एक्सप्लेन किया है, इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट होना का मतलब ये नहीं कि हम जो है आइसोलेट हो रहे हैं और अदर कंट्री से। देखिए, आपको अपने पे आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पड़ोसी से बात करना बंद कर देंगे और नाराज हो जाएंगे। आपका आत्मनिर्भर होने का मतलब ये होता है कि आप अपने में सक्षम हैं चीज़ों को, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। तो क्या क्या है, चलिए। सबसे पहला, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन। ठीक है। ये किस किस फॉर्म्स के लिए है? जस्ट सेकंड। कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर एमएसएमई। एमएसएमई में कौन कौन से तो है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज। सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग की जितनी भी इंडस्ट्री होती है उनको ये कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का प्रोविजन मिलेगा।
इसमें 3 लाख करोड़ का लोन है। ये उन फर्म्स के लिए है जो कि 25 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लोन है, क्योंकि देखो जब आप पहले से लोन लिए हुए हो तो आपके पास बैंक की सारी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सब आप पूरा कर चुके हो। ठीक है, तो 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन ऑलरेडी चल रहा है, या आपका एनुअल टर्नओवर अगर 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ का जब एनुअल टर्नओवर होता है तो आप रजिस्ट्रेशन में रहते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रहते हो, तो आपकी एक तरह से सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रहती है। तो इसका जो कोलेट्रल फ्री आप सोच रहे हो ना कि कोई पर्सनल गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी ज़्यादा पेपर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फी नहीं देना होता है। इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये है कि जो भी रिनाउंड कंपनी एनुअल टर्नओवर जिनकी 100 करोड़ के ऊपर है, या जो भी 25 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लोन है, ऑलरेडी बैंक को उनके पास उनका डिटेल है, तो इनसे वो लोन को प्रोसेस करने में काफ़ी तेज़ हो सकता है। 4 ईयर्स तक का टेन्योर आपको लोन का मिल जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी राहत क्या है कि आपको 12 महीने तक की ईएमआई में राहत मिलेगी। आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, 100% क्रेडिट गारंटी टू द बैंक्स। ठीक है, और ये ऑफर कब तक वैलिड है? 31 अक्टूबर 2020 तक ये ऑफर वैलिड है। ठीक है, स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड एमएसएमई, जो भी एमएसएमई तनाव में है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बहुत सुना होगा ना, बहुत सुना होगा इस टॉपिक के बारे में। उन प्रॉफिट्स को, एनपीए और स्ट्रेस्ड वाले एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए की सब ऑर्डिनेट लोन दी जाएगी। सब ऑर्डिनेट लोन दी जाएगी 20,000 करोड़ की। ठीक है, इससे कम से कम बताया जा रहा है कि 2 लाख यूनिट एमएसएमई को फायदा होगा। 2 लाख यूनिट इस 20,000 करोड़ की कन्फ्यूजन इन्फ्यूजन से। ठीक है, उसके बाद से जो इसके बाद से क्या होगा? ये जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द 4,000 करोड़ टू द सीजीटी एमएससी। सीजीटी एमएससी क्या होता है? देखो, सीजीटी एमएससी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटेड फंड है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। उसमें 4,000 करोड़ इन्फोर्स करेगी। फंड ऑफ फंड्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फंड्स ऑफ फंड्स के तहत 50,000 करोड़ एमएसएमई उनके लिए जो कि वाइबल हैं, एलिजिबल हैं, उसके लिए इन्फ्यूज की जा रही है। ये उन 10,000 करोड़ उन लोगों के लिए है, उन मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है जो कि अपने बिजनेस का विस्तार करना चाह रही है, अपने क्षमता को बढ़ाना चाह रही है। उसके लिए उसे सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो उसके लिए मदर फंड एंड द डॉटर फंड फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के तहत मिला। इसका मतलब क्या? मदर फंड ऑफ फंड्स 50,000 करोड़ का इंजेक्शन है, फिर 10,000 करोड़ का अलग से इंजेक्शन है ये आपके लिए। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये सब ठीक है, 45 लाख यूनिट को बेनिफिट होगा किससे? कोलेटरल वाले से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़। इससे अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? ग्लोबल टेंडर को अगर डिसअलाउड कर देंगे तो जितने भी अभी ये चल रहे हैं, न्यूज चल रहे हैं कि फ्रॉडरी और ये सब का केसेस जो चल रहा है, वो सब चीज़ें कम होंगी। और दूसरा, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज को, एमएसएमई को यहाँ भी फायदा होगा, क्योंकि अब उसको लोकल टेंडर में देखा जाएगा तो इन लोगों का फायदा होगा। जो भी कंपनी कुछ बना रही है वो गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकती है बहुत आराम से। ठीक है, फिर उन्होंने पूरी की पूरी परिभाषा को बदल डाली। वित्त मंत्री ने आज एमएसएमई यूनिट के लिए पूरी की पूरी परिभाषा बदल दी। जो इन्वेस्टमेंट पहले माइक्रो सूक्ष्म 25 लाख रुपए से कम वाले को एमएसएमई में डालते थे, माइक्रो में डालते थे, आज वो 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट वाले को माइक्रो में डाल दिया उन्होंने। 10 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट वाले को, या टर्नओवर जिनका 50 करोड़ से कम है, उनको उन्होंने स्मॉल में डाल दिया है। और मीडियम में पहले जो 10 करोड़ हुआ करती थी वो अब 20 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट में भी आ गई है। देखो इससे हुआ कि इससे इन्होंने फायदा क्या हुआ? एक छोटा सा एक यहाँ पर स्केल समझते हैं, लीनियर स्केल समझते हो ना मैथ्स का। ये 0 है, ये 25 लैक्स है, ये 50 लैक्स है, ये 10 करोड़ है, और ये 20 करोड़ है। पहले जो है, पहले वो 20 करोड़, पहले यहाँ तक की सारी कंपनियां जो है इन्वॉल्व थी, आइदर माइक्रो में या स्मॉल में या मीडियम में। लेकिन अब नंबर ऑफ द कंपनीज बढ़ गई ना, नंबर को नहीं बढ़ गई क्योंकि ये स्केल बढ़ गया। अभी 20 करोड़ तक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली, तो 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी होती है उनको भी एमएसएमई के फायदे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एमएसएमई के फायदे मिलने जाएंगे। अब देखो, जब यहाँ पे इन्होंने एमएसएमई का डेफिनेशन ही बदल डाला, तो पिछला जो भी एमएसएमई का यहाँ पे फंड ऑफ फंड्स और ये सब भी उनके लिए एलिजिबल हो गया। उस कंपनी के लिए जो कि पहले बाहर थी, पहले यहाँ पे थी, पहले कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर 15 करोड़ से कम था, पहले जो कंपनी यहाँ पे थी वो भी अब इंक्लूड हो गई एमएसएमई में, क्योंकि स्केल बढ़ गया, 20 करोड़ का स्केल बढ़ गया, तो वो पीछे चले गए तो उनको ये सब सारे फैसिलिटी मिलने लगेंगे। तो एमएसएमईज को बहुत ही पुस्टअप किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और कल वैसे भी मोदी जी ने बोला था ना कि टू वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो ये भी चीज दिया।
अब आते हैं ईपीएफ पे। ईपीएफ पे क्या फ़ायदा मिला है? ईपीएफ के केस में देखो, निर्मला सीतारमन जी ने आज बताया कि ईपीएफ जो है 12% देखो ईपीएफ कितना 12% का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय की तरफ से और 12% का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। ये कंट्रीब्यूशन होता है। अब ये 24% का जो कंट्रीब्यूशन लास्ट के 3 अभी कौन से एक योजना थी, गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है मार्च अप्रैल मई का मार्च अप्रैल मई का ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट जो है उनके लिए पे कर रही थी, गवर्नमेंट पे कर रही थी। अब इसको उन्होंने 3 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। जून जुलाई अगस्त का भी टोटल के टोटल 24% गवर्नमेंट विल पे फॉर द कंपनी विच इज हैविंग ओनली द 100 स्टाफ्स, और उस 100 स्टाफ्स में से 90% 90% एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से लेस हो। ठीक है, उनके लिए क्या हो गया, ये फायदा हो गया। इस तरह के 72 लाख एम्प्लॉय को फायदा होगा और कम से कम 2500 करोड़ की बेनिफिट होगी। 2500 करोड़ का ज़्यादा इंजेक्शन किया उन्होंने, पैसे को यहाँ भी लगा दिया। और जो कि बड़ी कंपनियां या जो भी कंपनियां जो 12% का जो 12% जो पीएफ काटती थी उन्हें अब 10% देना होगा। तो इससे देखो सीटीसी बढ़ गया, कैश इन हैंड बढ़ गया। सीटीसी तो नहीं बढ़ा, सीटीसी सेम रहा, सीटीसी सेम रहते हुए आपका कैश इन हैंड बढ़ गया। आपके हाथ में आना, एम्प्लॉय के हाथ में आना, पैसा आना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले वो 12% उसमें की सैलरी से कट होता था, अब उसकी सैलरी से 10% कट होगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली, जो 12% कंपनी कंट्रीब्यूट करती थी, क्योंकि सीटीसी फिक्स है, तो ये जो अब 10% अब जो कंपनी उनके अकाउंट में डालेगी, बचा हुआ ये 2% एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, क्योंकि सीटीसी तो फिक्स है, कंपनी में तो सीटीसी होता है। ठीक है, तो ये 2% यहाँ पे और 2% यहाँ पे फायदा हो गया, तो टोटल 4% का फायदा हो गया एम्प्लॉय को। ठीक है, तो कैश इन हैंड बढ़ गया। स्टेट और पीएसयू गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी 12% पे करना। ठीक है, लेकिन जो स्टाफ्स होंगे उनको 10% पे करना होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो 12% मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय 12% देता है और एम्प्लॉयर 12% देता है। तो अब जो है प्राइवेट कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी में 12% की जगह 10% एम्प्लॉय देगी और 10% जो है एम्प्लॉयर को देना होगा। तो ये एम्प्लॉयर का बचा हुआ 2% एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकती है और उसके हाथ में पैसा बढ़ गया, 4% का फायदा। ठीक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे जाते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी उन्होंने अनाउंस की है, 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी अनाउंस की है। और द डेब्ट पेपर्स विल बी फुल्ली गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या है, 45,000 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो पहले से चल रही है अंडर द स्कीम ऑफ द पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, उस चीज़ को अब और बढ़ा के 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अनाउंस किया गया है। ठीक है, इस ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो चल रही थी उसमें 30,000 करोड़ का और भी हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें जो कंपनी जिनकी रेटिंग लिस्ट है, एनबीएफसी जिनकी कंपनी लिस्ट है AA से भी कम है या AA जिनकी रेटिंग है या उससे भी रेटिंग कम है, रेटिंग एक बार देख लेना आप लोग एनबीएफसी की रेटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, उससे भी जो कम है वो भी इस चीज़ को अवेल करने के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। ठीक है, डिस्कॉम डिस्कॉम ये अभी सबसे ज़्यादा डिस्कॉम जो है विवादित रहा है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा लोन रहा है, बहुत ज़्यादा डेब्ट रहा है। उनको डेब्ट को फ्री करने के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्शन की गई है 90,000 करोड़ की। लेकिन डिस्कॉम का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो अगेंस्ट रिसीवेबल्स गारंटी फॉर विच विल बी गिवन बाय द स्टेट्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और डिस्कॉम में 90,000 करोड़ का एक इन्फ्यूजन इन्होंने करा है। ठीक है, और दिस इज द वन टाइम द लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। और वैसे भी डिस्कॉम अभी बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रहा था, तो डिस्कॉम को एक लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिस्कॉम के डिपार्टमेंट का बहुत ही बूस्टअप होगा। ठीक है, बाकी फिर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रेलवेज, रोडवेज जो भी है उनको 6 मंथ का वो मिला है एक्सटेंशन। अल्टीमेटली इस पूरे बात का क्रक्स ये है कि जो भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी ने वेंडर ने या एमएसएमई कंपनी ने लिया है, उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया विदाउट अप्लाइंग एनी एलडी। एलडी क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेज। एलडी या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज उस पर या कोई भी उस पर क्या कहते हैं कॉस्ट इम्प्लीमेंट कर देना कि तुम्हारा ये रिस्क हुआ है, ये सब चीज़ें से अब बच सकती है कंपनी, क्योंकि विंटर इस कोविड में वो भी काम नहीं कर पाई थी, तो उसको 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, रियल एस्टेट्स को लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी को इशू किया है और उसमें बोला गया है कि कोविड-19 को एज एन एक्ट ऑफ गॉड मान के जितने भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको 6 मंथ की एक्सटेंशन दी जाए। ठीक है, और यूजिंग द फोर्स मजेरी क्लॉज सुओ मोटो
इफ दे आर फॉलिंग आफ्टर मार्च 25 2020 उनका रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है और टाइमलाइन ऑफ द रेरा मस्ट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, अब आते हैं टैक्स की बात। टैक्स की बात ऊपर की 2 पॉइंट को अभी देखेंगे, पहले ये नीचे देखते हैं कि जितने भी टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो 31 जुलाई को हुआ करता था, अब वो नवंबर 30 तक एक्सटेंड हो गया है। विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया है। इसकी पहले डेडलाइन थी जून 2020, अब वो बढ़ के दिसंबर 2020 हो गया है। डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग बैक जो कि 30 सितंबर को जो भी असेसमेंट खत्म हो रहा था वो बढ़ के 31 2020 हो गया, और जो मार्च में खत्म होने वाला था वो 30 सितंबर 2021 को खत्म हो गया। तो देखो गवर्नमेंट की प्लानिंग कितनी लंबी है। गवर्नमेंट की प्लानिंग अभी नेक्स्ट 1.5 ईयर तक की है। तो इससे प्लानिंग से क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अब धीरे धीरे इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाह रहा है, क्योंकि जो भी कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो भी इकोनॉमी बूस्टअप जो भी फॉल हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, उस डिक्लाइन को बढ़ाने के लिए तो आपको एक स्टेडी ग्रोथ की जरूरत है, और वो स्टेडी ग्रोथ जो है गवर्नमेंट अभी से प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसके बाद से देखो 31 मार्च 2021 तक जितने भी टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज, वो को 25% के लिए जो है रिड्यूस कर दिया गया है। ये 50,000 करोड़ के आसपास पैसा जो है लोगों के हाथ में पहुंचाएगी, टीडीएस और टीसीएस का जो कम हो गया 25% से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक बिल्कुल क्रक्स है इस पूरे आज के जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ था पैकेज उसका। और देखो मैं आपको पहले ही बताया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई भी आर्टिकल को पढ़ेंगे उससे होने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया करेंगे। एटलीस्ट मैं आपको क्वेश्चंस का आइडिया दे दिया करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि देखो आज इन्होंने जो भी मोदी जी ने अनाउंस किया था कल, और आज जो फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, इन सबको इन्फॉर्मेशन पता है, और कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि फिनेंस मिनिस्टर कौन है और इंडिया ने कितने परसेंट के जीडीपी दिया, क्योंकि क्लियर दिख रहा था कि 10% जीडीपी है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन इससे बन सकते हैं विश्वास से विवाद स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम, ये ये वो इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लो आप खटाक से, क्योंकि जून 2020 में रिटायर होने वाला था, इसमें क्या क्या पार्ट कवर हो सकता था। ठीक है, इस तरह करके कोलेट्रल फ्री एक वर्ड यूज किया गया, वो वहाँ पे आप देख सकते हो कोलेट्रल फ्री में कौन से टर्म्स होते हैं। एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, कोलेट्रल फ्री कवर्ड अंडर, आप उसको देख सकते हो। तीसरा ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि क्या है अभी स्कीम। ठीक है, और एनबीएफसी का तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल ही रहा है। एनबीएफसी का चल भी अभी तो बहुत ही टॉपिक उसका हाईलाइटेड है। आरबीआई आपके एक और वीडियो हम लोगों ने बनाया है, आरबीआई ने एलटीआरओ पे क्या इफेक्ट किया है, एलटीआरओ पे पैसा कैसे इंजेक्ट किया है, उस वीडियो को आप एक बार देख लेना करंट आर्टिकल्स में। ठीक है, ओके। तो और सारे अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/ambitiousbaba.com को ज्वाइन करो। ambitiousbaba.com के कोई भी करंट नोटिफिकेशन आए, और बिल्कुल जैसे कि मैंने अपने एक और वीडियो बनाया है हम लोगों ने कि हाउ टू क्लियर एसबीआई पीओ एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, उस वीडियो को देखो और उससे ये समझने की कोशिश करो कि वेयर वी ऑल आर लैगिंग, ओके, और कैसे हम लोग उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के बारे में तुम अपडेट कर लो तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा जरूरी अभी है टाइम सेव करना। टाइम सेव कैसे होगा? जब आपकी किसी एक रिलायबल सोर्स के पास पहुँचते हो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम विल बी डन बाई द ambitiousbaba.com। ठीक है, ambitiousbaba.com का ये प्ले स्टोर पे ऐप भी आ गया है, तो इसको आराम से कर लो और अपना सारा टाइम यूटिलाइज करो, जल्दी से जल्दी वीडियोस देखो और अपनी जेन्युइन वीडियोस देखो, जेन्युइन न्यूज़ देखो कि क्या देखना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरह आज से कोई भी आर्टिकल मैं कवर करूँगा उसमें लिस्ट ऑफ ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी हम लोग का रेगुलर प्रैक्टिस के लिए लॉन्च हो गया है, testambitiousbaba.com, इस पर कर लो। ये हमारी फैकल्टी है, सुमित सर इंग्लिश के लिए, सैम्पी मैम करंट अफेयर्स के लिए, करें सर कंटेंट रीजनिंग के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए आर्टिकल हम लोग एक्सपीरियंस टीचर से करवाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप चलो तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो और अपने नोटिफिकेशन के लिए ambitiousbaba.com का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टिल देन कीप गोइंग अहेड, थैंक यू।